हाँ, तो मुझे लग रहा है आपके रिस्पॉन्स देख के कि आप एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ऐसे ही करना है कि क्वेश्चन आपको उतारना है, समझना मेरे साथ में है और थोड़ी देर बाद में प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन समझना ज़रूर, क्योंकि जो चैप्टर नहीं समझने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बारीकियों से समझना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपके बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएगा। जहाँ पर मैथ्स है वहाँ पर इसके बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर आपने अभी ये जो कॉमन सेंस निकाल लिया इसमें से, तो क्वेश्चन फिर कैसा ही बनाओ, क्वेश्चन कैसा ही बनाओ, उसके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, सोचना आपको आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। खूब सारे नेगेटिविटी लोग आएंगे, जो मैंने कहा भी था आपको कि ये देखो एग्जाम प्रमोट हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, आप उस चक्कर में मत रहना। आप तो ये सोचो कि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम है, और वो कब है, कि वो या तो मई में है या जून के स्टार्टिंग वीक में, बस ये आपको मान के चलना है। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। जब तक नौकरी नहीं लगी, जब तक हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आओ इधर, पहला एग्जाम्पल है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी हाइट यानी कि वो 21 सेंटीमीटर है ऊंचाई, और बेलन का आयतन, दो बातें ज्ञात करनी है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहली बात गिवन क्या है, वो चीज़ मायने रखती है। तो सबसे पहली बात इसने दिया कि हाँ, एक नई चीज़ सिखा दूँ। कल जो अपना एग्जाम्पल फर्स्ट का जो वीडियो आया था, 16.1 की एग्जाम्पल है, 16.2 के एग्जाम्पल है, उसमें मैंने दो बातें बताई आपको। एक तो आपका जो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब यानी कि घन, और एक था क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। इन दोनों का जो आधार होता है, बेस जो होता है, जो पेंदा जो होता है, वो मान लो, ठीक है, वो क्यूब का तो होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, घन का तो होता है वर्ग यानी क्यूब का तो होता है स्क्वायर, और क्यूबॉइड यानी कि घनाभ उसका होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत। वैसे ही आज आप पढ़ रहे हो बेलन, और बेलन का जो आधार या पेंदा बोलो, चाहे ऊपर का मुंह बोल दो, हमेशा क्या होता है, वृत्त होता है, सर्कल होता है। क्या होता है, सर्किल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में फिट कर लेना, कि कहीं साइड में लिख लिया करो। दो बातें तो वो, तीसरी आज बात ये कि बेलन का पेंदा या फिर बेलन का बेस, बेलन का आधार और ऊपर का नीचे दोनों का क्या होता है, वृत्त होता है, सर्कल होता है, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आ जाओ इधर, इसने क्या दिया, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बहुत बड़ी बात कही है इसने, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर, और वो दे रखा है आपको 154। और आपको पता है ना, मैंने बता दिया कि ये जैसे सिलेंडर, तो ये इसका बेस सर्कल ये होता है, ठीक है, पेंदा। इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर 154 है, ठीक है। ये बात समझ लेना आप। पाई की जगह 22/7। अच्छा, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी नहीं है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। ये बात लिख दी अपन ने। इसके बाद हम ये भी साइड में लिख देना, हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई, ठीक है। और हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, इसमें वैल्यू रखो, आर निकल जाएगा। पाई की जगह 22/7, जब तक पाई की वैल्यू 3.14 नहीं रखवाई, जब तक 22/7 रखना है, बार बार बता रहा हूँ। आर स्क्वायर बराबर 154, फिर देखो आर स्क्वायर बराबर 154 अपनी जगह है, तो इनको जब इधर भेजेंगे तो 7 ऊपर 22 नीचे, और 22 से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कट जाएगा। कंप्लीट कितनी बार कटेगा, 7 बार, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 49, और आपको पता है स्क्वायर जाता है रूट में, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई 7, आर हो गया 7 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें निकालना क्या है, एक तो निकालना है बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, और आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 इंटू आर अभी भी निकाला था, 7 है तो 7 का स्क्वायर है, यानी 7 × 7, और आर की एच की वैल्यू 21, 7 से 7 कट जाएगा। ये हो गया आपके 7 दूनी 14, 7 × 7 7 दूनी 14, 147। इसको कर दो 22 से, तो ये आ गया आपके 14, 14, 9, फिर 2, ठीक है, यानी कि 4, 9, 2, तो आपका क्या निकल के आएगा, ये 4, 9, 4, 13, फिर 10, 2, 12 और 1, यानी कि 32-34 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, सॉरी क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, घन लगाना है। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है। और ये आपको रफ पेज में करना है, वो काट देना। अब बात आती है बेलन का क्या निकालना है अपन को, आयतन तो निकल गया, वॉल्यूम तो निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया भी निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 7 और एच 21। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। 44 और 44 को 21 से कर लोगे तो 4 4 और 8 8, यानी कि 4 8 4 12, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो वर्ग आएगा क्योंकि एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसमें सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो काफ़ी इजी सा एग्जांपल था अपना, एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट। बात आती है सेकंड एग्जांपल की। एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर था, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखना आगे। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है कवर्ड सरफेस एरिया। तो आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या लिखना है, जो गिवन है। गिवन क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की हाइट हमें गिवन है, यानी कि हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितनी है, जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, वो है 11 सेंटीमीटर। एक बात। दूसरी, बेलन का हमें गिवन है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हमें गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अभी लगाया था अपन ने। इसका मतलब ये है, मतलब 2 पाई आर एच ही 968 है ना। इजी। 2 का 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह, आर तो है नहीं, आर तो निकालना है, रेडियस यानी त्रिज्या तो निकालनी है, तो आर की जगह आर और एच की जगह रख देंगे 11 और 968। अब देखो, आर को अपनी जगह रहने दो और बाकी सब को उधर भेज दो। 968 अब ये रहा अपनी जगह। अब ये जाएंगे सब इधर, इन सब में 7 नीचे है तो 7 तो जाएगा ऊपर, उधर जाके रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं। 2 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तीनों जने आ जाएंगे नीचे। फिर आप आराम से 2 की टेबल से काट लो इसको। 2 चौक 8, 2 4 8, 2 8 16 और 2 4 8। ठीक है, अब 11 की टेबल से काट लो। 11 चौक 44, 11 4 44, 11 4 44, फिर 11 दूना 22, 11 चौक 44। ठीक है, 2 से 2 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 7 14 सेंटीमीटर। कुछ बचा तो नहीं ना, तो आर की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 3 देखो, ये आपका एक बेलन है, उसका आयतन दे रखा है आपको 448 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 4480 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बहुत इजी है, जो चीज़ गिवन है, सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है तो अपन वही लिखेंगे, बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वो दे रखा है हमें 448 पाई। और बेलन का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच भी 448 पाई होगा। इसका मतलब भाई जो चीज़ गिवन है ना उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पाई की वैल्यू मत रखना। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास और क्या क्या है, हमारे पास हाइट भी है। ठीक है, तो एच हमें दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बस इससे हम आर निकाल देंगे। कैसे कि एक काम करो आप, आर स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, एच की जगह रख लो 7, 448 पाई अपनी जगह, और इस पाई को इधर भेज दो बस। ये जो पाई मल्टीप्लाई में था ना, इससे इस पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 448, और ये जो 7 मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, देखो होता क्या है, सोल्यूशन करना सबको आता है, लेकिन सोल्यूशन करना कितना शॉर्ट एंड स्वीट है ताकि एग्जाम में टाइम बचे, बस वो चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा आपको करना है। अब आप क्या करना, 7 की टेबल से इसको काट दो। ठीक है, तो कैसे कट जाएगा, 7 6 42, यानी कि 4 7 7 6 42, बच के 2, 7 4 28, 7 चौक 28। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इधर स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 सेंटीमीटर आपका आ गया आर। अब हम क्या निकाल लेंगे, हाइट निकल के कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 8 और एच की जगह 7। इससे कट जाएगा, 22 होगी 44, 44 को कर दो 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, बच गए 3, 32 और 3 35, 35, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहो,
हालांकि पूछा नहीं है, तो आप टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। आई थिंक आपने फॉर्मूले सारे याद कर लिए होंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। मैंने तो फॉर्मूले बहुत साल हो गए जब पढ़े थे तब, अब सारे फॉर्मूले जुबान पे आ जाते हैं। तो जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, इतनी प्रैक्टिस कर डालो रोज के 100 पेज भर दो कि ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 2π की जगह 22/7, r की जगह 8 और यहाँ पर भी r की जगह 8 और h की जगह 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 22 यानी कि 44 और बटे 7 ये है ही, इंटू 8 ये है ही, और इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 15, ठीक है ना। इसका मतलब वैल्यू पॉइंट में जाएगी क्योंकि कट तो रहा नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो। 44 8 को किया था अपन ने, तो यहाँ आया था अपने 352, तो इतनी तो हेल्प हो गई, ये तो 352 आ गया। 352 को 15 से कर लो सीधा ही, 15 दूनी 30 यानी 15 2 30, 15 5 75 और 3 78, 45 और 7 कितने हो गए 52 है ना, 7 5 12 हाँ 52, और इसमें 7 से डिवाइड कर दो तो 7 7 जा 49, बच गया आपके 3, फिर हो गए 38, 7 5 जा 35, बच गए 3 0, 7 चौक 28, बच के 2 0, 7 4 28 हो गया ना, तो बच के 2 0, फिर 7 दूनी 14, बच गए 6, मतलब लगभग आता ही जाएगा। तो 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स अपना आंसर हो जाएगा। तो ये भी ऐसी प्रैक्टिस कर लिया करो, पूछे ना पूछे, पूछ भी तो सकता है, इसलिए अपन को ये भी निकाल लिया अपन, ठीक है। तो अपन 3 बातें निकाल दी, वॉल्यूम की हेल्प से आर निकाला, मतलब आयतन की हेल्प से, फिर अपन ने कवर्ड सरफेस एरिया निकाला 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 4 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बढ़िया इन सेंस कि इसमें वैल्यू जो डेसीमीटर में वैल्यू दे रखी है, और हालांकि मैंने आपको सारी बातें बता रखी है कि 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये बात आपको लर्न करनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होते हैं डेसीमीटर होते हैं। हालांकि मैंने फॉर्मूला उस दिन भी लिखवा दिया था शायद ये, तो 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये अपन को पता अगर चल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन। अब देखो समझो क्वेश्चन को, एक बेलन है वो खोखला है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर आते ही फॉर्मूला बदल गया, क्योंकि होलो सिलेंडर का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। उसकी ऊंचाई दे रखी है 21, साथ का साथ लिख दो, खोखले बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। और वो जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे, और वो दे रखी है अपन को 21, लेकिन डेसीमीटर, क्या दे रखा है डेसीमीटर। लेकिन अब सुनना मेरी बात, अगर पूरा क्वेश्चन डेसीमीटर में चलता ना, तब तो अपन इस डेसीमीटर को कन्वर्ट नहीं करते सेंटीमीटर में, लेकिन अपन ने जैसे क्वेश्चन को आगे पढ़ा तो पता चला कि इसके बाह्य व्यास का यानी कि जो एक्सटर्नल जो आउटर डायमीटर है, और जो अंतर्व्यास यानी जो इनर डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इन सेंस वो वैल्यू सेंटीमीटर के अंदर है। इसका मतलब हमें इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरी वैल्यू को सेंटीमीटर में ही रखना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हाइट हो जाएगी, ये साइड में कहीं लिख देना ऐसा चिन्ह बना के कि 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर, यानी एच की वैल्यू आ गई 210 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बड़ी चीज़ आ गई। फिर उसने बाह्य व्यास, अब एक बात आप समझना मेरी बात, बाह्य व्यास का यहाँ पर यूज़ क्यों हुआ, आउटर डायमीटर की बात क्यों आई, क्योंकि खोखले जो बेलन होता है ना, खोखले बेलन का क्या पूछा उसने, फाइंड द वॉल्यूम, खोखले बेलन का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर है ना, हाँ खोखले बेलन का आयतन वो होता है पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H। मेरी बात समझ गए, इसलिए 2 R इसके अंदर होते हैं। और मैंने जब फॉर्मूला याद करवाया था, जब लिखवाया था, तब ये लिखा था हमेशा R1 R2 से बड़ा होगा, मतलब पहली त्रिज्या दूसरी त्रिज्या से बड़ी होगी, कंपलसरी है, वरना माइनस ही नहीं होगा, ठीक है, ये रूल है। अब आओ इधर, इसका मतलब डायमीटर यानी व्यास से ही तो त्रिज्या रेडियस निकलेगी, तो आउटर डायमीटर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमने R1 निकाल लिया 10/2, भाई रेडियस अपॉन होती कि नहीं होती, आधी होती ना, तो R1 आ गया
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अपना R1 आ गया। फिर बात करता हूँ मैं आंतरिक व्यास यानी कि इनर डायमीटर, और इनर डायमीटर का फॉर्मूला फिर वही कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इसको R2 दिया है, R2 हो गया 6/2 यानी कि R2 निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। पहली त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है 3। यही तो मैं कह रहा था कि हमेशा R1 क्या होगा बड़ा होगा। पाई की जगह 22/7, R1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अगर अंदर छोटा ब्रैकेट है तो बाहर बड़ा लगा दो या मंजिला लगा दो मीडियम ब्रैकेट, और R2 है 3 का स्क्वायर इंटू एज कितना है 210। ठीक है, तो 22/7 इंटू, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, तीनों की तीनों मल्टीप्लाई में, लेकिन पहले बोर्डमस के नियम से ब्रैकेट सॉल्व होगा 25 - 9 इंटू 210। तो 22/7 इंटू 25 में से 9 के तो बच के 16 यानी 16 और 210 अपनी जगह। ठीक है, अब ये 7 की टेबल से कट जाएगा, ये 210, 7 × 21 30 टाइम। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, बह दीजिए, पहले इसको कर लो। तो 22 को 16 से करोगे तो बड़ा इजी मल्टीप्लाई आ जाएगा, 16 दूने 32 है ना 32, फिर 32 और 3 35 35, 352। 352 को 30 से मल्टीप्लाई करना और ज़्यादा ईजी, क्योंकि एक तो जीरो पहले लग जाएगा। ये हो गया 6, ये हो गया आपके 15 से लगी 1 और 10, यानी कि 10560 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो वॉल्यूम निकाल रहे हो, आयतन निकाल रहे हो। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेशियो में मतलब अनुपात में वैल्यू दे रखी है, अच्छे से अपन को समझना है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, साथ का साथ लिख लो। मैंने कहा था ना कि द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1:3। जब भी चीज़ रेशियो में दे रखी हो एक्स के साथ कंपेयर करो। ठीक है, तो लेट द रेडियस एंड हाइट, ठीक है, ऑफ ए सिलेंडर, हाँ, ऑफ ए सिलेंडर इज 1x, 3x। ठीक है, यानी कि माना बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई, ठीक है, का अनुपात बराबर 1x व 3x है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब रेडियस तो हो गई अपने, पहले रेडियस मानी थी 1x, r तो हो गई 1x, और हाइट ऊंचाई हो गई 3x। चलो, 2 बात का पता चल गया। फिर उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का 3234, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, एक बेलन का आयतन। ठीक है, और आयतन दे रखा है 3234। अब देखो, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, इसका मतलब ये भी 3234 है, 3234। ठीक है, ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें अभी तक r की वैल्यू का पता नहीं है, तो ये सब जो चीज़ गिवन है फॉर्मूला उसी का लगाना है। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर की जगह रख दिया अपन ने x का स्क्वायर, 1x लिखो चाहे x लिखो, बात एक ही है। r का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, इंटू h का मतलब 3x। ठीक है, बराबर 3234। ठीक है, तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू एक्स स्क्वायर। ओ सॉरी, अब एक काम करना, इस 22/7 को इधर भेज दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x तो अपनी जगह ही है, और 3234 अपनी जगह, इनको इधर भेजो, तो 7 ऊपर 22 नीचे। ठीक है, और इनको आप काट दो 11 की टेबल से, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, यानी 11 2 से 22, बच के 10 हो गए 103, 11 9 जा 99, बच के 4, 11 4 जा 44। फिर 2 की टेबल से पूरे कट जाएंगे, 1 बार 4 बार 7 बार। ठीक है, तो अब देखो इनको कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, तो इनको भी साथ लिख देते हैं। ये हो गया 3x क्यूब, क्योंकि 3x इंटू एक्स स्क्वायर, x और x हो गया x क्यूब, और 3 का 3, और 7 से 49, 7 7 जा 49, यहाँ से लगी 4, 7 4 से 28, और 4 32, 3 यहाँ से लग गई 7 और 3 10। ठीक है, हाँ सही हो जाएगा। एक्स क्यूब बराबर 1029 में 3 का डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 3 जा 9, बच गया 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 3 4 3। और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो
कि क्यूब है तो छोटा सा 3 लिखना है यहाँ पर, मैंने कहा था, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तब तो रूट में भेज दो, वो इजीली हो जाता है, लेकिन जब क्यूब होता है तो उसको छोटा सा 3 लिखा जाता है। तो 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। कल ही बात करी थी अपन ने। तो x की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ इसको वैल्यू रख देंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 × 7, यानी कि r आ गया 7 सेंटीमीटर, और h है 3x, तो h बराबर 3x है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3 × 7, यानी कि h आ गया 21 सेंटीमीटर। बहुत बड़ी चीज़ आ गई। यही दोनों चीज़ चाहिए थी, अपने निकाल ली। अब उसने कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अपन निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r + h, तो 2 का 2π की जगह 22/7 इंटू r की जगह रख दो आप 7, ब्रैकेट में r की जगह 7 + h की जगह 21, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44, भाई दोनों 44 हो गया, और ये हो गया आपका 28, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 44 को 28 से, तो 28 ऊपर लिख लो, मैंने कहा था ना जो सेम होते हैं उसको नीचे रखना। 4 × 32 3, 8 और 3 11, बस। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। 3 2 और 1 है ना, तो 1232 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आई थिंक काफ़ी इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस अगर करोगे तो ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल 6, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मतलब होता है कि एक्सरसाइज बड़ी शानदार है, मज़ेदार एक्सरसाइज है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोचने वाली है, और सोचने वाली बात को मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो, एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और 1.4 मीटर है। ध्यान रखना, एक रोलर की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ ए रोलर इज 2 मीटर, इट्स डायमीटर, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कि रोलर की लंबाई 2 मीटर 1.4 मीटर का व्यास है। ठीक है, 1.4 मीटर का क्या है? व्यास है, इंग्लिश में लिखा है, ऐसे पता चल रहा है। और ज्ञात कीजिए 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्रफल समतल कर देगा। मेन चीज़ क्या है कि रोलर जो होता है ना, रोलर हमेशा बेलनाकार होता है, सिलेंडर होता है, और रोलर का जो पहिया होता है, भाई ज़मीन को समतल कौन करेगा? रोलर का पहिया। तो रोलर का पहिया जब एक चक्कर लगा चुका होगा, रोलर का पहिया जब एक राउंड कर चुका होगा, इसका मतलब वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जैसे ये बेलन है, ये सिलेंडर है, ये और ये इसका, ये दोनों पेंदे हैं, इसके दोनों ऊपर से बंद होता है तो बात अलग है, लेकिन रोलर जैसे ये घूम रहा है, तो रोलर क्या घूमेगा? ये थोड़ी घूमेगा रोलर का, जमीन का टच तो सिर्फ ये होगा, बस ऐसे घूमेगा रोलर, ऐसे घूमेगा। इसका मतलब ओनली फॉर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आ रहा है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर काम में आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई ना? बस यही समझना है। उसने कहा रोलर की लंबाई, एक चीज़ फिर बता दूँ, लेंथ ऑफ ए रोलर, एक बात को समझना, यानी कि जो रोलर की लंबाई है ना, वही उसकी ऊंचाई है। एक ही बात है, चाहे लंबाई बोल दो चाहे ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है। वो कितनी है? 2 मीटर, मामला ठीक है। लेकिन उसके बाद में उसने कहा कि डायमीटर ऑफ ए, क्या पूछा उसने कि रोलर इज 2 मीटर एंड डायमीटर, रोलर का डायमीटर ऑफ ए रोलर। ठीक है, यानी कि जो रोलर है, रोलर का व्यास कितना है, जिसको अपन डी से दिखाते हैं, व्यास है 1.4 मीटर। लेकिन डी का कोई मतलब नहीं, हम निकालते हैं उसकी रेडियस होती है डायमीटर की आधी। तो इससे काट दो, लेकिन एक काम करना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी टेक्निक की वजह अगर अकॉर्डिंग करोगे तो मैथ्स फिजिक्स कुछ नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बना दिया गया है। पॉइंट वगैरह एज इट इज पॉइंट रख दे, पॉइंट मत रखा करो, पॉइंट को हटाने की कोशिश करो ताकि सोल्यूशन में कम टाइम लगे। पॉइंट रिमूव किया, आप 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने डिजिट उतने 0 लगा दो। अब आप इसको 4 की टेबल से या 2 की टेबल से काट लो, तो r की वैल्यू आ गई 7/10। बस इसको बटे में रखो, इसको अपॉन में ही रखो, पॉइंट में नहीं बदलना है। ठीक है, देखना सोल्यूशन कितना इजी पड़ेगा। h की वैल्यू 2 मीटर, h की वैल्यू 7.7/10 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि तू 5 चक्कर लगाने में, पहली बात तो ये कि रोलर कम से कम 1 चक्कर तो लगाए। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि रोलर का 1 चक्कर, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन सॉरी, 1 रिवोल्यूशन ऑफ ए रोलर, 1 रिवोल्यूशन ऑफ ए रोलर इक्वल्स टू
कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए रोलर। बड़ी बात है, यानी कि रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो बात मैंने बताई स्टार्टिंग में। रोलर का एक चक्कर लगाना उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को शो करता है, उसके कवर्ड सरफेस एरिया को शो करता है, टोटल सरफेस एरिया को नहीं करता, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये और ये, जबकि ये और ये तो काम ही नहीं आ रहे। ठीक है, ओके। तो अब मेरी बात सुनना, अब रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि रोलर होता है बेलनाकार, इसका मतलब 2πRh, समझ गए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की जगह 7/10 इंटू H की जगह 2। अब देखो 7 से 7 कट गया तो बटे की वैल्यू काम में आई ना, पॉइंट मुश्किल पड़ता, 2 की टेबल से ये 5 बार। ठीक है, अब क्या हो, 22 का 44, 44/5। इस 5 को पॉइंट में नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो एक चक्कर का निकल के आया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 5 चक्कर। 5 चक्कर में क्या पूछा उसने? 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल? तो 5 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। पूरी बात को समझना, एरिया कवर्ड बाय 5 रिवोल्यूशन। ठीक है, 5 रिवोल्यूशन। तो देखो 44/5 एक में था, तो इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि 5 में इंटू 5। भाई अगर एक ये मार्कर अगर 25 या 30 या 20 रुपीज़ का आता है, अगर ये 20 का आता है तो 5 कितने महंगे? इंटू 5 ना। वैसे अगर एक का 45/5 तो इंटू 5। तो अब क्या करा, 5 से 5 काट दिया, मतलब कहीं पर भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि अपन कोई पॉइंट की वैल्यू को काम मिले, है ना। तो ये टेक्निक होती है। यहाँ अगर आप पॉइंट में रखते तो 0.7 आती, फिर नीचे यहाँ आते, मतलब टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम को बचाना, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे एग्जाम्पल ही क्यों ना हो, आप मेरे साथ में करके तो देखो, वो और ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल आपको काम में आ रहे होंगे, काफ़ी ईजी लग रहे होंगे, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि 90% का टारगेट अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, वो शायद आप कर रहे होंगे, मेरी बात को मान रहे होंगे। ठीक है, ओके।